नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको याद होगा, राम गोपाल वर्मा की पिक्चरें आती थी। सस्पेंस से भरी हुई, कातिल कौन है ये पता ही नहीं चलता था। कुछ इसी तरह की एक थ्रिल वाली स्टोरी दिल्ली से आई है। दिल्ली के एक ताकतवर शख्स के घर से आई है, हाई कोर्ट के जज के घर से आई है। आज मैं इस वीडियो में परत दर परत कुछ ऐसे मुद्दे उठाऊंगा जो आपसे और मुझसे भी जुड़े हैं, जिसमें सच का सामना होगा। मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत अद्भुत कहानी है, नाम है पंच परमेश्वर। पुराने जमाने में पंचायत के फैसले होते थे। फैसला करने वाले को पंच कहा जाता है। कहानी का सार यह है कि जब कोई व्यक्ति पंच बनता है तो वो दो लोगों के झगड़ों को सुलझाता है, तो बिल्कुल निष्पक्ष रहकर सुलझाता है, किसी भी तरह के दबाव या लोभ में आए बिना। सही फैसला देना उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए उसकी पदवी परमेश्वर के समान है, पंच परमेश्वर कहा जाता है। आज के ज़माने में ऐसी अपेक्षा हमें न्यायालय से होती है, इसलिए जज को हिंदी भाषा में न्याय मूर्ति कहा जाता है। जिस तरह भगवान की मूर्ति, उसी तर्ज पर न्याय की मूर्ति अंग्रेजी में माई लॉर्ड कहकर संबोधित किया जाता है। साफ है कि भगवान और जज में किताबी तौर पर कोई फर्क नहीं है। जज से वही अपेक्षा होती है जो भगवान से होती है कि वो न्याय करेगा, पूरी तरह से न्याय करेगा। मगर हकीकत में जज भी इंसान ही है। उसकी अपनी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने लालच और अपने डर हैं, और हमारी तरह किसी भी जज के आसपास भी उनके दुश्मनों की राजनीति और षड्यंत्र रहते हैं। दिल्ली से चली एक जज साहब की खबर पिछले 3-4 दिनों से पूरे देश में हंगामा मचा चुकी है। पहले ऊपरी तौर पर इस खबर को जान लेते हैं। 20 और 21 मार्च को सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के हवाले से पता चला कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर में आग लग गई। आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड को जज के घर से करोड़ों रुपया कैश बरामद हुआ। इन जज साहब का नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा। ये पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे और कुछ सालों से दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं। हमेशा एक खास एजेंडा के तहत चलने वाली गोदी मीडिया के हिसाब से खबर बहुत सटीक और सिंपल है। एक भ्रष्टाचारी जज ने रिश्वत का काला धन अपने घर में रखा था, गलती से आग लगी तो मामला सामने आ गया। यह खबर सुनकर मेरे और आपके जैसे आम इंसान भी खुश हो गए। चलो, कभी तो कोई बड़ा आदमी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। या फिर इस बात से हम दुखी हो गए कि इतने भ्रष्ट तंत्र में न्याय मिलना तो असंभव है और असंभव ही रहेगा। मगर आज की इस रिपोर्ट का मकसद जज यशवंत वर्मा के ऊपर जजमेंट देना नहीं है। जब तक पूरी तहकीकात नहीं हो जाती, ना तो जज साहब को ईमानदार कहा जा सकता है और ना ही दोषी करार दिया जा रहा है। अभी वो आरोपी है। मगर इस वाक्य में काले धन के अलावा एक और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, वो है बेईमानी और चापलूसी। पुलिस तंत्र, न्याय व्यवस्था और राजनीतिक गलियारे इसके तीनों आरोपी हैं। आइए समझते हैं कैसे। क्योंकि कल रात को सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर अपनी वेबसाइट पर आज तक के पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दे दिया है। खन्ना साहब चीफ जस्टिस इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 25 पेज की इस PDF फाइल में पुलिस की रिपोर्ट, दिल्ली के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच की बातचीत और आरोपी जज वर्मा का जवाब भी शामिल है। फोटो भी हैं, जहां जली हुई हालत में बहुत सारे नोट दिखाई दे रहे हैं। हमने इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा और सार यह निकाला कि भले ही यदा कदा करप्शन का कोई मामला पकड़ा जाए, मगर सिस्टम भ्रष्ट ही रहेगा। देखते हैं कैसे। नंबर 1, मामले को दबाने की कोशिश। आज हम सबको पता है कि 14 मार्च को होली की रात जज साहब के घर पर आग लगी थी और मामला उसी रात का है। मगर मीडिया में कोई भी खबर 20 मार्च से पहले नहीं आई। आमतौर पर पुलिस किसी भी अपराध की सूचना तुरंत पब्लिक को देती है, बता देती है, ओपन कर देती है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज की जाती है, मगर इस मामले में कुछ दिनों तक किसी को कोई खबर नहीं होने दी गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक दस्तावेज समय सारणी को साफ करते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। 14 मार्च की रात 11:30 बजे के आसपास पुलिस को बंगला नंबर 30 तुगलक क्रेसेंट नई दिल्ली में आग लगने की खबर मिली। 15 मार्च को यह खबर पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को दी।
उपाध्याय साहब की भी कई किस्से उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहते हैं। बहुत बहुत कारनामे उनके यहाँ पे सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने उसी दिन ये खबर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को दी और 15 मार्च की रात को ही चीफ जस्टिस के आदेश पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार उस बंगले पर पहुंचे। 16 मार्च की सुबह जस्टिस वर्मा ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की, जहां उन्हें जले हुए नोटों की फोटो और वीडियो दिखाई गई। उन्होंने इसे एक साजिश बताया। यानी कुल मिलाकर 14 मार्च के रात 11:30 बजे से लेकर 16 मार्च के सुबह 9 बजे तक केवल 24 घंटे के दरमियान सबको मामले का पता था। सबसे मतलब यह है कि तहकीकात करने वाली पुलिस के बॉस यानी होम मिनिस्टर, आरोपी जज और आरोप पर फैसला करने की ताकत रखने वाले चीफ जस्टिस। लेकिन इन सबको लगा ही नहीं कि प्रजातंत्र में सबसे ऊपर जनता है और जनता को ये सच जानने का हक है। जब अचानक जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद ट्रांसफर करने के मामले ने तूल पकड़ा, तब पूरी बात 5 दिन बाद सामने आई। इस घटनाक्रम से साफ जाहिर है कि काला धन जोड़ने की बेईमानी का सच भले ही बाद में पता चले, लेकिन उसको उजागर करने में ईमानदारी नहीं बरती गई। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जो है राजनीतिक षड्यंत्र की संभावना। दस्तावेजों के हिसाब से आग जज साहब के घर में नहीं लगी थी। बंगले के घुसते ही सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए एक कमरा है और उसी के साथ में एक छोटा सा स्टोर रूम है। आग इसी स्टोर रूम में लगी थी। इसका कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और पुलिस की बनाई वीडियो के मुताबिक इसी कमरे में बोरियों में भरे हुए नोट रखे थे जो जल गए। जस्टिस वर्मा, जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्होंने अपने जवाब में 2-3 बातें कही हैं जो चौंकाने वाली हैं। सबसे पहले उनका कहना है कि 14 तारीख की रात को वो भोपाल में थे। घर में उनकी बेटी और बूढ़ी माँ थी। जब आग पर काबू पा लिया गया और इनके परिवार के लोग वापस कमरे में गए तो वहाँ कोई नोट नहीं थे। ना ही इनके परिवार के किसी भी सदस्य को या स्टाफ को पुलिस या फायर ब्रिगेड ने नोटों की जानकारी नहीं दी, ना ही किसी कागज पर हस्ताक्षर कराए। जब अगले दिन वो दिल्ली पहुंचे और रजिस्ट्रार के साथ उस कमरे में गए, वहां कोई नोट नहीं थे। इसका मतलब जज साहब कह रहे हैं कि कोई नोट मिले ही नहीं। लेकिन अगर मिले नहीं तो वीडियो में वो जलते हुए नोट कैसे दिख रहे हैं? जज साहब का कमरा दिख रहा है। आइए पहले वो वीडियो देख लेते हैं। ये लिया बेटा। करना से लाइट इस पर ये क्या है? सब कर दे, सब दे। ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहाँ लिया। ये भी लिया बेटा। जज वर्मा कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। यानी वो घुमा फिराकर कह रहे हैं कि किसी ने नोट रख दिए होंगे और फिर कुछ जले हुए नोट दिखाकर वीडियो बना ली। जज साहब का ये भी कहना है कि एक बार को मान भी लिया जाए कि उन्होंने कभी कोई रिश्वत ली है, तो भला कौन ऐसा आदमी होगा जो कैश को घर के अंदर छुपाने की बजाय गेट के पास स्टोर रूम में डाल देगा, खासकर जब उसके साथ वाले कमरे में गार्ड रहते हैं। इन सब बातों को देखकर लगता है कि शायद कोई साजिश हुई भी हो, मगर यह भी हो सकता है कि जब बचने के लिए जज साहब ऊल जलूल बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक एंगल ये भी है कि स्टोर रूम में पड़ी बोरियों पर कोई शक नहीं करता, इसलिए नोट वहां पर रखे गए। दूसरी बात, अगर उस कमरे में गार्ड रहते हैं तो जब आग लगी उससे पहले को नोट रख गया। तीसरी बात, वो इलाका ऐसा है कि जहाँ पे लगातार हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो जज साहब के घर में कोई घुसा होगा, बोरी में नोट लेके गया होगा तो वो कैमरे में दर्ज होगा। जज साहब के घर के अंदर भी कैमरे होंगे, तो कैमरे की रिकॉर्डिंग कहाँ है?
इन जज साहब का विवादों से ये पहला नाता नहीं है। यही वर्मा जी जज बनने से पहले 2012 में एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे। सीबीआई ने 2018 में इस कंपनी के खिलाफ चीटिंग और साजिश की एफआईआर की थी, जिसमें वर्मा साहब को भी आरोपी नंबर 10 बनाया गया था, मगर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने मामले को ही खारिज कर दिया। बड़े लोगों के मामले ऐसे ही खारिज हो जाते हैं। हो सकता है कि इस बार भी ट्रांसफर करके मामला खत्म हो जाता, मगर फिर बात बाहर आ गई और पूरे देश में फैल गई। मगर यहाँ बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी के घर में करोड़ों रुपए कैश मिला हो तो पुलिस के कामकाज में चूक होने के अलावा कोई वजह ही नहीं बनती कि आरोपी को कोई बहाना मिल जाए। मगर पुलिस ने यह मौका जज साहब को दे दिया। इसलिए हमारा तीसरा पॉइंट है पुलिस के काम पर सवालिया निशान। जज साहब के अनुसार दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने घटना की जानकारी 15 मार्च की शाम लगभग 5 बजे उनको फोन के द्वारा दी। घटना से जुड़े हुए फोटो और वीडियो भी तभी साझा किए, जबकि घटना पिछली रात 12 बजे की थी। यहाँ सवाल यह भी बनता है कि पुलिस ने 16 घंटे तक बात को क्यों दबाए रखा। एक सिंपल प्रोटोकॉल हर पुलिस अधिकारी को पता है। हाई कोर्ट के किसी भी सिटिंग जज के खिलाफ कोई मामला आता है तो तुरंत उसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया जाएगा, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने में 16 घंटे लगा दिए। क्या सच में जज साहब का यह आरोप ठीक है कि कोई साजिश हो रही है, या फिर पुलिस ने अपने राजनीतिक आकाओं को तुरंत बताया होगा और वो इसका इस्तेमाल अपने तरीके से वक्त लेकर करना चाह रहे थे। साथ ही जस्टिस वर्मा का कहना है कि किसी भी तरह की बरामदगी की सूचना ना उनके परिवार वालों को और ना स्टाफ को दी गई। जो वीडियो पुलिस ने दी है, अगर उसमें जज साहब के किसी स्टाफ मेंबर को गवाह के तौर पर खड़ा कर लिया जाता तो जज साहब के पास कोई बहाना नहीं बचता। मगर पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया? वीडियो में केवल एक ही कर्मचारी क्यों दिख रहा है? उसके दो ही उत्तर हो सकते हैं। पुलिस साजिश का हिस्सा थी या कामकाज में निकम्मी थी। प्रोसीजर के हिसाब से पुलिस किसी हाई कोर्ट जज के खिलाफ सीधी एफआईआर नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस की परमिशन लगती है, मगर पुलिस सबूत और गवाह तो ठीक से जुटा सकती है। अब अगर वाकई में पुलिस ने अपनी रिकवरी में किसी को गवाह नहीं बनाया होगा तो जज साहब कभी भी कानून की गिरफ्त में नहीं आएंगे। आज नहीं तो कल यह मामला भी रफा दफा हो जाएगा। बात खत्म करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करनी भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सब दस्तावेज पब्लिक कर दिए। साथ ही नियम के मुताबिक पूरे मामले की इंक्वायरी के लिए 3 जजों की कमेटी बना दी जो मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। इसके साथ ही पुलिस को भी आदेश दिया गया कि जस्टिस वर्मा और उनके स्टाफ मेंबर के फोन डिटेल लिए जाएं, जिससे पता चले कि पिछले 6 महीनों में जज साहब ने अपने आप या अपने स्टाफ के माध्यम से किन किन लोगों से बात की। मगर ये सब करके सुप्रीम कोर्ट अपनी पीठ नहीं थपथपा सकता, क्योंकि ये नियम ही अपने आप में नाकाफी है। सोचिए, जब जनता या कोई भी नेता अपराध करता है तो पुलिस छानबीन करती है। अगर पुलिस का कोई अफसर अपराध करता है तो सीबीआई छानबीन करती है, मगर जज पर लगे आरोप उनके भाई बंधु जज ही करेंगे। ऐसा क्यों? जवाब में कहा जा सकता है कि जुडिशरी आज़ाद रहे, निर्भीक रहे, जजों पर दबाव बनाने के लिए झूठे केस ना लगे, इसलिए पहले पूरी इंक्वायरी होगी जो दूसरे जज ही करेंगे। देखिए, सोचिए, पूरे देश में 25 हाई कोर्ट हैं। सब मिलाकर 1122 हाई कोर्ट जजों की पोजीशन है और हाल फिलहाल में केवल 846 जज काम कर रहे हैं। कितना छोटा सा ग्रुप है, केवल 800 लोग आपस में फंक्शन में मिलते होंगे, वकालत के कैरियर में एक दूसरे को सीधे तौर पर या किसी माध्यम से जानते होंगे। वहाँ कमेटी के 3 जजों की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ मैं, बस उस संभावना की ओर इशारा कर रहा हूँ कि एक ही प्रोफेशनल वाले लोगों के बीच भाईचारा केस की जांच को प्रभावित कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरा सवाल है, किसी भी जज पर लगे आरोप को जांचने वाली कमेटी में 3 जजों की बजाय साथ में इलेक्शन कमिश्नर भी तो हो सकते हैं। वो भी तो सरकार से पर एक स्वतंत्र प्रभार है। विपक्ष के नेता भी हो सकते हैं, वो तो सरकार के साथ कभी नहीं होंगे। क्यों केवल जज ही किसी जज की इन्वेस्टिगेशन करते हैं? जजों के खिलाफ ये पहला मामला नहीं है, मगर सजा आज तक किसी को नहीं हुई सिवाय एक जज के, और वो भी इसलिए क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट की सत्ता को चुनौती दे दी थी। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि जुडिशरी की छवि साफ सुथरी रहे तो माननीय कोर्ट और चीफ जस्टिस को ऐसे नियम बनाने होंगे जहां निष्पक्षता पर सवाल उठाने का कोई कारण ना बचे। इस केस में तो शुरू से ही ऐसा कुछ नहीं हो रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद ट्रांसफर करने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने हल्ला मचाया। उनका कहना था कि उनका हाई कोर्ट कोई कूड़ेदान नहीं है जहां किसी भी भ्रष्ट आरोपी को भेज दिया जाए। बात भी सही है, सिर्फ एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को भेज देना ये कैसे सजा हो सकती है? और अगर सुप्रीम कोर्ट की नज़र में यही सजा है तो इसका मतलब दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में हाई कोर्ट बड़े हैं और बाकी के जगह के हाई कोर्ट उनसे नीचे हैं। ये तो संविधान की मूल भावना पर ही चोट हो जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बचाव में कहा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ मामला और उनका ट्रांसफर तो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, इनसे कोई समानता नहीं। लेकिन कल 22 मार्च को जो दस्तावेज जारी किए गए उनसे साफ है कि इसी मामले के बाद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जज वर्मा के ट्रांसफर की बात की थी, जिसका अनुमोदन दिल्ली के चीफ जस्टिस उपाध्याय ने किया था। मगर अब सुप्रीम कोर्ट से कौन पूछे कि 2 दिन के भीतर आप 2 अलग अलग बातें कैसे कर सकते हैं? प्रजातंत्र में न्याय व्यवस्था का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी पारदर्शिता है। इसका ये तो मतलब नहीं कि न्यायमूर्तियों से कोई सवाल भी ना पूछ पाए। डेमोक्रेसी में जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि उनकी रोज धूमिल होती हुई छवि बची रहे। नेताओं को जनता चोर बोलने लगी है और तो और भगवान का दर्जा पाने वाला डॉक्टर समाज की जनता की नज़रों में गिरता जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज के नाम पर लूटपाट होने लगी है। एक कोर्ट ही ऐसी जगह बची है जहां आम आदमी आज भी ये सोचता है कि जिस तरह भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, उसी तरह कोर्ट में न्याय देर से मिलता है, मगर मिलेगा जरूर। लेकिन हालात ऐसे रहे तो जनता का भरोसा उठ जाएगा। आदमी कितना भी बड़ा और रसूख वाला क्यों ना हो, अगर किसी अपराध में उसका नाम आता है तो जांच बहुत जल्दी शुरू और ख़त्म होनी चाहिए। सब कुछ जनता को बताया जाना चाहिए। इस केस में हो सकता है कि कई नेताओं या बिजनेस वालों के नाम सामने आए जिनका इस पैसे के कोई कनेक्शन हो, मगर किसी भी जांच और उसके परिणाम को कॉन्फिडेंशियल ये कहकर सुप्रीम कोर्ट के लोग अगर साझा नहीं किया तो ये नाइंसाफ़ी होगी। इंदिरा जयसिंह बनाम रजिस्ट्रार जनरल नाम के मुकदमे में 2003 में ऐसा हो चुका है, जब कर्नाटक के एक जज पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। 3 जजों की कमेटी ने जांच भी की, मगर उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पब्लिक करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था रिपोर्ट केवल उनके लिए है ताकि वो उस जज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी नतीजे पर पहुंचे। फिर इसी फैसले का हवाला देकर 2019 में चीफ जस्टिस गगोई के खिलाफ जो मामला चला था, उसकी रिपोर्ट भी कभी पब्लिक नहीं की गई। गगोई साहब ने फिर उसके बाद क्या गुल खिलाया आप जानते हैं, और बाद में राज्यसभा के सदस्य बन गए। इस तर्क से तो सारे आरोपियों को यह अधिकार होना चाहिए कि उन पर कोई जांच अगर हो तो किसी को भी पता ना चले। सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ भी छुपा रहना वैसे भी मुश्किल है, इसलिए बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने मसले सुलझाने में भी पारदर्शी बने। आपका इस मसले पर क्या कहना है? क्या न्याय व्यवस्था कुछ मजबूत बदलाव मांग रही है? और ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।